अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। एक तरफ हम देख रहे हैं आज डॉलर मजीद महंगा हो गया, आसमान से बातें कर रहा है, 221 224 पर पहुंच गया है। स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी का रुझान नज़र आया। दूसरी जानिब सियासी मैदान में भी अगर देखें तो कुछ इज़्तिराब नज़र आता है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पंजाब में उनको विक्ट्री हासिल हुई है उसकी बुनियाद पर वफाकी हुकूमत से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया है और यहाँ तक कहा है कि अगर ये हुकूमत तहलील नहीं करते, असम्बली तहलील नहीं करते तो फिर हम सदर से कह के तो इनकी हुकूमत को गिरा देंगे। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और जितने भी हुकूमती इत्तेहादी हैं उनका आज इजलास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में इसकी सदारत की और फैसला इसमें यह हुआ है कि मौजूदा हालात में असम्बलियाँ तहलील नहीं की जाएंगी, असम्बलियाँ और हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। ये कहा गया है कि जो असम्बली तहलील करने का फ़ैसला है वो इमरान खान या किसी की ईमा पर नहीं दिया जाएगा। अगर ऐसे हालात हुए तो फिर देखा जाएगा, लेकिन अभी तो हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। और इसके पीछे लॉजिक ये बताते हैं कि बहुत से सख्त फ़ैसले हैं, मुश्किल फ़ैसले हैं जो किए हैं और आगे भी करने हैं, ख़ास तौर पर मुल्क को इस बहरान से निकालने के लिए, जो मौजूदा हुकूमत और इसके इत्तेहादी मिलकर करेंगे। अब ये फैसला तो हो गया, लेकिन इसके बाद मामलात आगे किस तरह से चलेंगे ये देखना बड़ा ज़रूरी है। अपने तज्जियाकारों की उसके ऊपर राय जानेंगे। इसी से मुतल्लिक मिफ्ता इस्माइल साहब से गुज़श्ता रोज़ एक प्रोग्राम में गरीदा फारूकी साहिबा ने सवाल किया कि अब क्या ऑप्शंस हैं हुकूमत के पास, मुश्किल फ़ैसले किए जिसका सियासी मैदान में उनको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने इसका जवाब दिया है कि मुश्किल फ़ैसले लेने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। दोबारा हुआ तो मज़ीद भी लेंगे मुश्किल फ़ैसले। अपनी सियासत के लिए या सियासत बचाने के लिए पाकिस्तान को दाव पर नहीं लगा सकते। सियासत अगर चली भी जाए मुल्क की खातिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुश्किल फ़ैसलों से पीछे नहीं हटेंगे। इलेक्शन तो आनी जानी चीज़ है। अब मिफ्ता इस्माइल साहब जो एक कह रहे हैं और फिर आज पीडीएम का फ़ैसला कि मिफ्ता इस्माइल साहब को दुरुस्त है, ज़रा मुख्तलिफ पहलुओं से इसका जायज़ा लेंगे इसी सवाल के ऊपर, हाँ या नहीं की ऑप्शन है तज्जियाकारों के पास। और पैनल पर हमारा साथ दे रहे हैं आज सुहेल वड़ाइद साहब, रीमा उमर साहिबा स्काइप के थ्रू हमारे साथ मौजूद हैं और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करें इरशाद भट्टी साहब और सलीम साफ़ी साहब। भट्टी साहब, सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूँगी इसके ऊपर। मिफ्ता इस्माइल साहब तो कह रहे हैं कि हम कॉस्ट बेयर करने को तैयार हैं सियासी, लेकिन मुल्क के लिए हम दुरुस्त फैसले करेंगे। दूसरी जानिब पीडीएम कहती है कि अभी हम इलेक्शंस कॉल नहीं कर सकते, हमने बड़े मुश्किल फैसले किए हैं, करने इसी तरह से चलेंगे हम आगे। मैडम शेख, पीडीएम पर तो कल बात हो चुकी कि इत्तेहादी इस हार के बाद इलेक्शन में नहीं जाएंगे, इमरान खान की इसकी मकबूलियत के बाद इलेक्शन में नहीं जाएंगे और अपनी 3 माह की इस कारकर्दगी के बाद इलेक्शन में नहीं जाएंगे। और पीडीएम क्यों इलेक्शन में जाएगी? इक़्तिदार के मज़े वो लुट रहे हैं, भुगत मुस्लिम लीग नून रही है, लिहाजा वो क्यों जाएंगे उसमें इलेक्शन में। अलबत्ता मिफ्ता इस्माइल साहब, मेरी जान के टोटे, आपके जज्बे को सलाम, आपकी सोच को सलाम। मुझे पता है कि आपके अपने घर में मतलब मुस्लिम लीग नून में 75% लोगों का आप पर अदम एतमाद है। मिफ्ता भाई, आपके जज्बे को सलाम। अगर आप 1.25 साल मजीद अपोजिशन में बैठे रहते, इमरान खान को मुद्दत पूरी करने देते, तो ये जो क़यामत आज आप भुगत रहे हैं, ये क़यामत जिस क़यामत का आपको सामना है, ये ना आती। मिफ्ता इस्माइल साहब, आपके जज्बे को सलाम। चूँकि आप आए किस लिए, कोई गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई या कोई मुश्किल फ़ैसले लेने नहीं आए थे। ये तो गले में ढोल पड़ गया। आप आए थे केसों की, मतलब गिरफ्तारियों की तलवार लटक रही थी, इंतखाबी इस्लाहात के नाम पर मन मर्जी की तरमीम करनी थी, नैब को ख़त्म करना था। और मिफ्ता इस्माइल साहब, आपके जज्बे को सलाम। आपको डर ये था कि आप आए इसलिए थे, डर ये था कि इमरान खान अपनी मर्जी का चीफ ले आएंगे, हम सब अंदर होंगे, इमरान खान अगले 5 साल के लिए मजीद वज़ीर आज़म बन जाएंगे और हो सकता है सदारती निज़ाम भी आ जाए। तो ये ढोल आपने गले में डाला। आखिरी बात, मिफ्ता इस्माइल साहब, आपके जज्बे को सलाम। दोबारा मत कहिएगा कि हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। पहली बात तो यह है कि अगर अपोजिशन में आप हुए तो मतलब इमरान खान वज़ीर आज़म या इक़्तिदार में होगा, तो वो तो क़यामत ही होगी आपके लिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने दोबारा कह दिया कि हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे, तो जो पार्टी के अंदर क़यामत का आपको सामना करना पड़ेगा, कहीं ये वजारत भी हाथ से ना चली जाए। पहले इसहाक डार और नवाज शरीफ साहब और 75% लोग आप पर अदम एतमाद कर रहे हैं, तो ये ना कहें।
मुश्किल फैसले आपके गले में पड़ गए, बजाने पड़े। ये मुश्किल फैसले लेने के लिए आप नहीं आए थे, मुल्क के लिए नहीं आए थे, महंगाई के लिए नहीं आए थे, बेरोजगारी के लिए नहीं आए थे, गुर्बत के लिए नहीं आए थे। जिस काम के लिए आप आए थे वो करें और साथ साथ कुछ इस पर भी करें। की बाकी सोच के अंदर इख्तलाफ पाया जाता है। जो मिफ्ता साहब कह रहे हैं वो पार्टी में अक्सरियत नहीं चाहती। जी, मेरा ख्याल है कि सियासी मफादात ही कौमी मफादात होते हैं। क्या कुछ सियासी मफादात कौमी मफादात से अलग होते हैं? ये तो मेरी बात समझ से बाहर है। मेरा ख्याल है कौमी मफादात या सियासी मफादात एक ही तरह होते हैं। सियासी मफादात भी कौमी मफादात को मद्देनजर रख कर तय किए जाते हैं। सिर्फ असल बात तो मंजिल कौमी मफाद होता है, सियासी मफाद उस तक पहुंचने का रास्ता होता है। तो सियासी मफाद, बुनियादी बात यह है कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब की जो कह रहे हैं ना कि इनके सियासी मफादात कुछ और हैं। सियासी मफादात की बात नहीं कर रहा। सर अयाज लतीफ साहब ने भी कल बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, एक सियासी मफादात होते हैं, कौमी मफादात होते हैं, मगर एक जाती मफादात होते हैं। जाती मफादात की बात कर रहा था। अच्छा चले, मैं ये सर सुहेल साहब की बात मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ जी, मैं ये अर्ज करना चाहता था कि जो सियासी मफादात हैं या जो सियासी फैसले किए गए हैं, उन्होंने ही मुस्लिम लीग नून की सियासत को नुकसान पहुंचाया है। तो इसका मतलब है कि सियासी मफाद को क्या मद्देनजर नहीं रखा गया? क्या कौमी मफाद और सियासी मफाद आपस में इनका जो था आमना सामना हो गया था? अगर तो ऐसा ही है कि सियासी मफाद और कौमी मफाद का आमना सामना हो जाए तो फिर उनकी बात दुरुस्त है कि फिर कौमी मफाद को तरजीह देनी चाहिए। लेकिन आम तौर पर तो हम यही तस्वर करते हैं कि सियासी मफाद या कौमी मफाद एक ही तरह के होते हैं। सियासी मफाद भी वही तय किए जाते हैं जो दरअसल कौमी मफाद है। लेकिन कहीं ऐसा तय कर ऐसा आ जाए तो डेफिनेटली उनकी बात दुरुस्त है कि फिर कौमी मफाद को तरजीह देनी चाहिए। और ये बात भी सही है कि मुस्लिम लीग नून की मेजॉरिटी ने शायद उनके फैसलों को पसंद नहीं किया, महंगाई को पसंद नहीं किया, चाहे ये कौमी मफाद में ही हो, और चाहे वो ये चाहते हैं कि इसहाक डार साहब आए, इसहाक डार साहब आकर डॉलर की कीमत को और जो दूसरी प्राइसेस है उनको कंट्रोल करें। मैडम शेख, फिर मेरी बात रह गई। मैं ना सियासी मफादात की बात कर रहा हूँ, ना कौमी मफादात की बात कर रहा हूँ, मैं जाती मफादात की आप जाती मफादात की बात करें। भट्टी साहब आपका पॉइंट आ गया। सुहेल साहब थोड़ी सी वजाहत कर दीजिएगा। यानी आप कहना ये चाह रहे हैं टेक्निकली बात मिफ्ता साहब सही कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी पार्टी है उसमें शायद ये सोच नहीं पाई जाती है और ऐसा अमली तौर पर शायद ना हो, राइट? जी देखें, गुजारिश ये है कि वहाँ पे दो ऑप्शंस मौजूद हैं। एक ए टीम है जिसमें नवाज शरीफ और इसहाक डार है। तो मुस्लिम लीग नून की जो अक्सरियत है, जो वोटर की अक्सरियत है, वो नवाज शरीफ और इसहाक डार की पॉलिसियों से एग्री करती है। मिफ्ता इस्माइल साहब के मुश्किल फैसले या जो वो कौमी मफाद के फैसले हैं, शायद इनसे उनका इत्तेफाक नहीं है और इसलिए ही शायद इसहाक डार साहब वापस भी आना चाहते हैं, नवाज शरीफ साहब उन्हें वापस भी भेजना चाहते हैं कि वो जाके अपनी मुआशी पॉलिसियों को कोई नया रुख दे और नए रुख के मुताबिक जो है ताकि उसके मुस्लिम लीग नून का सियासी फायदा भी हो। अच्छा, इसकी एक वजह भी है ना, क्योंकि अगर 2 मिनट के लिए उनके शूज में जाके सोचें रीमा, तो ये भी शायद वजह हो सकती है कि वो लोग चाहते हैं कि जो मैंडेट लेके आएगा पूरी तरह से अवामी नेक्स्ट इलेक्शंस में, जाहिर बात है उसके पास फैसला साजी का इख्तियार होगा जब भी इलेक्शंस होते हैं तब। तो उस वक्त क्या अपोजिशन में बैठना ठीक होगा इस वक्त मुश्किल फैसले लेके, या फिर ये बेहतर है कि हम मुश्किल फैसले या हम जिस तरह भी करके मुल्क को ठीक करें, या फिर सियासत में आना, पावर के साथ आना ज़्यादा बेहतर है? जी शुक्रिया लीना। पहले तो रिकॉर्ड जो है उसको करेक्ट कर लेते हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्यों आया, माजरत के साथ फिर से मैं तो इस पे क्लियर हूँ कि 4-5 महीने पहले जो सूरत हाल थी, जस्टिस काजी फाइज ईसा जैसे जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस बनाए गए थे, मीडिया की रेड लाइंस हैं वो बढ़ती चली जा रही थी, नैब को इस्तेमाल किया जा रहा था बदतरीन सियासी परसिक्यूशन के लिए, 18वीं तरमीम खतरे में थी, पार्लियामेंट्री निजाम खतरे में था,
मुल्क जिस सिचुएशन की तरफ जा रहा था उसको बचाने के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया गया। अब वो इकोनॉमी के लिए लाया गया नहीं लाया गया इस पे बहस हो सकती है, लेकिन ये कहना कि कुछ लोग अपने पर्सनल मफादात के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए, इससे मैं एग्री नहीं करती। तो मेरा ख्याल है इसको करेक्ट करना चाहिए रिकॉर्ड को। मिफ्ता इस्माइल जो कह रहे थे इंटरव्यू आप देखिए, उनसे सवाल किया गया कि आप IMF की एग्रीमेंट के लिए पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, डॉलर बढ़ रहा है। ये पॉपुलिस्ट फैसले नहीं है, ये ऐसे फैसले नहीं है जो लोग समझेंगे अनलेस उनको बहुत क्लियरली बताया जाए ये फैसले क्यों किए जा रहे हैं। लेकिन मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए IMF एग्रीमेंट के लिए ये फैसले जरूरी समझे जाते हैं। इस पे मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि हमारे लिए मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना, हम उसको ज्यादा तरजीह देते हैं, चाहे हमें इसका सियासी नुकसान क्यों ना हो वो हम उठा लेंगे, ऑपोजिशन में बैठ लेंगे, मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ नहीं जाने देंगे। ये इसका कॉन्टेक्स्ट है। मैं उनकी बात से एग्री करती हूँ, सियासी जमातों को पॉपुलिस्ट फैसले नहीं लेने चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, ये जानते हुए कि आपको उसकी सियासी कॉस्ट जो है वो उठानी पड़ेगी। लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करती कि पाकिस्तान में जो वोटर्स हैं वो मुश्किल फैसलों को नहीं समझेंगे। मेरा ख्याल है नून लीग की ये भी एक मसला है कि वो अपना मैसेज बेहतर तरह से अपने वोटर्स, अपने सपोर्टर्स तक नहीं लेके जा सकते। आज तक हम लोगों को इतना क्लियरली, जो मैं बात करती हूँ लोगों से, यही सवाल वो पूछते हैं कि हम रशिया से तेल क्यों नहीं खरीद रहे। सिंपल सवालात हैं जिनके बहुत आसान जवाब हैं, वो अभी तक जो नून लीग है वो कम्युनिकेट सही तरह नहीं कर सकी। तो बिल्कुल उनकी आधी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मेरा ख्याल है उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि वो मुल्क को सामने रख, पहले उनके लिए मुल्क जो है या हमारे मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना सबसे बड़ी तरजीह है। लेकिन जरूरी नहीं है कि मुश्किल फैसले जो पॉपुलिस्ट नहीं है वो क्यों किए जा रहे हैं, इसका लॉजिक समझ सकते हैं, लेकिन नून लीग की थोड़ी सी मसला ये है कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। ये बड़ी दिलचस्प ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि सुहेल साहब ने गुज़श्ता रोज़ कहा है कि पंजाब में एक जो हार है मुस्लिम लीग नून की, उसकी एक बड़ी वजह है महंगाई। तो सुहेल साहब, इससे पहले मैं भट्टी साहब के पास जाऊं आपके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से मुताल्लिक, सुहेल साहब इस बात का ज़रा जवाब दीजिएगा सर, क्या लोग वाकई में समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, या फिर सिर्फ कम्युनिकेशन का मसला है? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि देखें, जो मुस्लिम लीग नून की जो सबसे नुमाया खूबी थी जिस पे लोग उनके साथ थे, वो उनका हमेशा इकनॉमिक एजेंडा होता है। मुस्लिम लीग नून को लोग पसंद ही इसलिए करते हैं कि उसके वोटर के वो इकनॉमिक एजेंडे पे अमल करती है और इकॉनमी को ठीक करती है। जब इकॉनमी इनसे ठीक नहीं हुई बल्कि महंगाई हुई, तो मेरा ख्याल है कि वोटर का कॉन्फिडेंस शैटर हुआ है और वोटर उनसे नाराज हुआ है, इसलिए वोटर ने उनके खिलाफ वोट दिया। तो रीमा मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, अवाम नहीं समझ पा रहे हैं। अलीना देखिए, अभी वक्त ही कितना हुआ है, अप्रैल में हुकूमत आई है और वो ये जानते हुए उन्होंने ये मिनिस्ट्री ली। मिफ्ता इस्माइल मिनिस्ट्री आप कहें ना कहें, लेकिन उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली मुल्क की फाइनेंस की, इकोनॉमी की, ये जानते हुए कि बहुत मुश्किल हालात हैं। जिस वक्त वहाँ IMF एग्रीमेंट जो था वो बहाल करना था, उसके जो कंडीशंस थी वो बहुत मुश्किल थी और उसके लिए ऐसे फैसले ज्यादा शायद उसमें देर हो गई, ज्यादा आते साथ ले लेने चाहिए थे। लेकिन अब ऐसा तो नहीं हो सकता, ये खौफ तो नहीं आपके ऊपर हो सकता हमेशा कि जैसे ही आपने फैसला लिया उसके फौरन बाद इलेक्शंस हो जाएंगे। आप कुछ तो प्लान करते हो, 6 महीने का, साल का, 1.5 साल का प्लान करते हो। आगे आपने ऑप्शंस रखी होती हैं कि आप किस तरह अपने वोटर्स को कन्विंस कर सकेंगे कि जो मुश्किल मरहला था वो छोटा था, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये थोड़ा अब एक हमारी सियासत ऐसे है, वो इतनी तेजी से आगे बढ़ती है कि शायद मुस्लिम लीग नून के पास ये मौका ही ना हो कि उन्होंने जो अब मुश्किल फैसले लिए हैं वो उसका जो फ्रूट्स हैं वो अवाम तक लेके जा सकें। तो ये एक ऐसी सियासी कैलकुलेशन है जो उन्होंने करनी है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आपके हर एक फैसले को इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर जज करेंगे। कुछ फैसले हैं जो लॉन्ग टर्म जिनके फ्रूट्स होते हैं। अच्छा भट्टी साहब, पहली बात तो ये मैडम शेख के एल सल्वाडोर और घाना और ट्यूनिस के बाद चौथे नंबर पर पाकिस्तान है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो हो सकता है किस्तें ना दे पाए IMF को और दिवालिया हो जाए। और कल 5 रुपए डॉलर पर रुपये और बढ़ा है, मजबूत हुआ है, रुपया गिरा है।
तो इस हालात में बकौल सुहेल वड़ाई साहब, मुस्लिम लीग नून और पीडीएम ने बी टीम के हवाले कर रखा है पाकिस्तान। चलो मुबारक हो जी, ए टीम अभी लंदन में बैठ के अपने केस भुगता है, बी टीम इधर हमें चलाए। दूसरी बात यह है कि ये छोड़ दें, ये बड़े अजीब से एक्सक्यूजेज हैं जी। अभी उनको 3 महीने हुए भाई, 4 मरतबा दोनों हुकूमत कर चुके हैं, और 3 साल 7 माह 25 दिन इमरान खान की हुकूमत में वो कहते रहे हमारे पास हर मसले का हल है, आए हमें दें हुकूमत। इमरान नाअहल है, नालायक है, ना तजर्बाकार है, हम हैं जो असल लोग हैं, हमारे पास हर मसले का हल है। कभी इमरान खान के 3.5 सालों में एक दिन में $5 कम हुआ है? ये हाल हुआ है स्टॉक एक्सचेंज का। ये हुए इतनी शर्मनाक तरीके से आगे IMF के आगे लेट कर भी उनको कर्जे नहीं मिल रहे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा है। चलो 1 मरतबा कर लें, चलो कोई बात नहीं, 2 मरतबा कर लें। वो नालायक न तजर्बाकार थे, ये तो लायक थे ना। इसहाक डार साहब ने डॉलर को रोक के रखा हुआ था, तो ये तो इसहाक डार साहब की इज्जत का मामला है। अच्छा, और नवाज शरीफ साहब, अब नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैंने हुकूमत लेने इसका सोचा ही नहीं था। भाई हमारे साथ मजाक कर गए आप हुकूमत में आ गए, हुकूमत ले ली, भाई को वजीर आजम बना दिया, भतीजे को वजीर आला बना। अब मैं हुकूमत लेना ही नहीं चाहता था और भी ले ली है, अब इसका कुछ करो। सलीम साफी साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं, ठीक है। भट्टी साहब सवाल आपका जेन्युइन है, सलीम साफी साहब के पास लेके चलते हैं। साफी साहब, ये जो आज मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि हम मुश्किल फैसले करेंगे मईशत को ठीक करने के लिए, मुल्क को ठीक करने के लिए, चाहे उसकी कॉस्ट, सियासी कॉस्ट हमें बेयर करनी पड़े, हम ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे तो क्या, लेकिन दुरुस्त फैसले करेंगे। क्या आपको लगता है बयान मिफ्ता साहब का दुरुस्त है और जो अमली तौर पर जो हकायक है पार्टी के अंदर भी खास तौर पे उसकी तर्जुमानी करता है? जी देखिए, उस पर मैं बाद में आऊँगा, आप मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए कि ख़ुद मुस्लिम लीग नून क्या गलती कर रही है और उसकी दीगर इत्तेहादी जमातें क्या गलती कर रही हैं। उनका रवैया वो गैर जमहूरी भी है और उन्होंने ख़ुद अपने आप को शायद इस मुश्किल में भी डाला और अब इस मुश्किल में भी। अभी आज आप देखें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब PDM के सदर हैं, लेकिन 3 महीने बाद आज उनको PDM याद आ गया। इन 3 महीनों में उन्होंने PDM का कोई सरबराही इजलास बुलाया था। शेरपाव साहब नायब सदर थे, जब ये हुकूमत की बंदरबाट कर रहे थे तो क्या उन्होंने ये किया था कि आओ शेरपाव साहब से भी मशवरा कर ले, बाकियों से भी कर लें। ANP जरदारी साहब के साथ जहेज़ में PDM से निकली थी और एमल वली ख़ान ने बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म के नारे लगाए थे। जब जरदारी साहब अपने लिए हिस्से ले रहे थे तो क्या उन्होंने ANP वालों को अपने साथ एतमाद में लिया था कि हम हुकूमत बना रहे हैं, जब अपोजिशन इकट्ठे कर रहे थे? तो उनके ब्लंडर्स अपनी जगह पे कि आज तक चेयरमैन नैब का तकर्रुर नहीं कर सके, गवर्नर का नहीं कर सके, अपनी केसेस उनकी प्रायोरिटी है, क़ुव्वत फ़ैसला का फुक़दान है, एक एक फ़ैसले के लिए शहबाज शरीफ को लंदन भी देखना पड़ता है, जरदारी को भी मनाना पड़ता है, मौलाना को भी मनाना पड़ता है, बाकियों को भी। लेकिन हमें हक़ाइक़ को मसख़ नहीं करना चाहिए। हक़ाइक़ ये है कि हुकूमत के पहले महीने में अली ज़ैदी साहब ने बयान दिया था कि डॉलर 200 तक जा सकता है। यानी मुझ जैसे लोगों के, या भट्टी साहब या सुहेल वड़ाई साहब या किसी अपोजिशन की बात मैं नहीं कर रहा, मैं उनके घर की गवाही की आपको बात कर रहा हूँ कि अली ज़ैदी जो वफाकी वज़ीर था, उसने अपनी हुकूमत के बिल्कुल इब्तदाई दिनों में कहा था कि हमारा डॉलर 200 तक जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2, किसी मिफ्ता इस्माइल, किसी एहसन इकबाल, किसी और ने नहीं कहा था। शौकत तरीन रिकॉर्ड पे है कि जब वो आए तो उन्होंने कहा कि हमने IMF के साथ बड़ी गलत डील की है। ये कहा था कि नहीं कहा था? मैं सबसे पूछता हूँ, शौकत तरीन का ये बयान रिकॉर्ड पे है कि नहीं है? तो वो सूरत हाल ये बिल्कुल हकीकत थी कि ये सारी चीज़ें इंटरलिंक है। आपकी खारजा पॉलिसी उन्होंने चीन के साथ बिगाड़ के रखा था, उन्होंने यूरोप के साथ बिगाड़ दिया था, उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान के पास ऐसे साए पर गए थे कि जिसमें काबीना में बैठ के वज़ीर आज़म ने उनके बारे में गालम गलोच की थी। सऊदी अरब के साथ ये हालत की थी, बाकियों के साथ ये हालत की थी। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर उनकी हुकूमत कंटिन्यू रहती तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता। फिर उसने IMF के साथ मुआहदे किए थे
और जब उनके खिलाफ अदम एतमाद आ गया तो उन मुआहिदों को उसने रिवर्स कर लिया, अमल उसके रिवर्स करने लगा कि तेल की कीमतें उन्होंने उल्टा कम कर दी, उन्होंने उल्टा सब्सिडी दे दी। अब इनके पास ये चॉइस था कि या इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट करके श्रीलंका बनने दिया जाता या फिर ये मुश्किल फ़ैसले कर लिए जाते। और जब मुश्किल फ़ैसले आप करते हैं तो फिर रीमा ठीक कहती है कि उसकी फिर सियासी कीमत भी आपको चुकानी पड़ती है। ब्रेक लूंगी, वापस आऊंगी, अनिल वड़ायत साहब का भी और बाकी तज्जियाकारों का भी मौक़िफ़ शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इरशाद भट्टी साहब, जिस तरह हमें डिस्कशन चल रही थी ब्रेक से पहले और साफ़ी साहब ने अपना मुद्दा बड़ी स्ट्रांगली इस्टेब्लिश किया, कहते हैं जो मुल्क की मईशत के हालात थे वो तो इतने गंभीर थे कि अगर संभाला ना दिया जाता उनको तो आज हम खुदा न खास्ता पता नहीं कहाँ पर खड़े होते। तो एक तरह से वो कह रहे हैं मिफ्ता इस्माइल साहब का बयान दुरुस्त है। पहली बात तो ये मैडम शेख कि अगर ये ना आते तो हम कहाँ पर खड़े होते। मेरे ख्याल है जहां आज खड़े हैं इससे 2 कदम पीछे ही होते, आगे ना होते। दूसरी बात है, अली जैदी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, यानी ये ठीक कहा सलीम साफ़ी साहब ने। अली जैदी ने बयान दिया था कि डॉलर 200 पे चला जाएगा। शौकत तरीन ने कहा था कि IMF के पास जाना जो है ये बड़ा गलत मुआहदा किया है, शर्मनाक मुआहदा किया है। लेकिन कुछ दूसरी तरफ से भी तो बातें हो रही थी। यही मिफ्ता इस्माइल साहब कहते थे कि और यही मुस्लिम लीग नून कहती थी हम हैं वो जिन्होंने डॉलर को कैद करके रखा था, हम फिर दोबारा कैद करेंगे, हम आएंगे, डॉलर 100 के अंदर 150 के अंदर अंदर आ जाएगा। और यही मुस्लिम लीग थी जो कहती थी कि IMF की आंखों में आंखें डालकर हम बात करेंगे और ये मुआहदा दोबारा सिरे से करेंगे। यही मुस्लिम लीग कहती थी कि ये कोई तेल की कीमतें बढ़ाकर 1 अरब डॉलर ले आना कोई आसान सी बात है, कोई मुश्किल बात है। यही शाहिद खाका नबासी कहते थे LNG लिख लो मैं लेके आऊंगा। यही नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये सारे कहते थे हम आएंगे, दूध और शहद की नहरें बैठ जाएंगी क्योंकि हम तजर्बाकार हैं या नए। तो बयानों पे मत जाए, बयानों पे मत जाए, कारकर्दगी पे जाए। रीमा से पहले मुझे 1 मिनट अगर आप दे दें अलीना प्लीज। चलिए मुख्तसर रखिएगा प्लीज साफ़ी साहब। मैं मुख्तसर रखता हूँ कि देखिए हमें इन मामलात को मजाक नहीं बनाना चाहिए। और अगर सियासतदानों का इस वक्त मसलन इमरान खान साहब इदारों को ब्लैकमेल करके उसके ज़रिए अपनी बात मनवाना चाहते हैं और अगर उनसे इदारे ब्लैकमेल हुए तो कल मुस्लिम लीग नून और ये लोग भी जब उधर जाएंगे तो ये भी उनको ब्लैकमेल करने का रास्ता लेंगे और फिर इनमें कंपटीशन होगा इदारों को गालियां देने का, जिसका नतीजा इस मुल्क में बादिल नाखास्ता मेरे मुंह में खाक माशाल्लाह तक भी जा सकता है। ये देखे सियासत में ये दावे इस तरह होते हैं। उस रोज़ इरशाद भट्टी साहब कवर करके आ गए हैं जो बाइडन को। ये जो बाइडन जमाल खशोगी के मामले पे क्या कहा करता था अमेरिका मोहम्मद बिन सलमान के बारे में। लेकिन आज तेल के बहरान की एक ज़रूरत अमेरिकी सदर को उनके पास ले आया। आज उनसे जो बाइडन से आप कहें कि आप तो उस वक्त ये कहते थे, तो ज़मीनी हक़ाइक़ बाज़ औक़ात लीडरशिप को मजबूर कर लेती है। अब आपने IMF के जोली में मुल्क को दे दिया था, IMF के बंदे को बुला के स्टेट बैंक का गवर्नर बना दिया था। तो आज मिफ्ता इस्माइल की बजाय अगर ये भी वो होते फाइनेंस मिनिस्टर तो क्या करते? तो क्या करते? सर आपकी बात को ही आगे बढ़ाऊंगी। रीमा आप ये कहिएगा, अगर चले मुश्किल फैसले लोग ले रहे हैं और समझे आवाम नहीं समझती है और जैसे मिफ्ता साहब कह रहे हैं अगर बैठ भी गए अपोजिशन में तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो दोबारा कोई और हुकूमत आएगी और उसके बाद हम फिर से यही देखेंगे, तो इसका तो मतलब ये नहीं हुआ इनडायरेक्टली फिर क्या ज़्यादा नुकसान नहीं? अच्छा अलीना, मेरे दो पॉइंट्स हैं, छोटे 2 पॉइंट्स। पहली तो ये कि हमने देखा है और ये भट्टी साहब की बात दुरुस्त है कि जो पार्टी भी ऑपोजिशन में होती है वो इकोनॉमी को मजाक बना देती है, वो ऐसे दावे करती है जो वो पूरे नहीं कर सकती। जब इमरान खान साहब ऑपोजिशन में थे 2013 से 18 तक, वो भी यही कहते थे IMF में नहीं जाऊंगा, ये सुसाइड कर लूंगा,
कभी भी उनके पास ये गुलामी नहीं करूंगा, लेकिन वो IMF के पास गए। फिर जब वो हुकूमत में थे तो तब ऑपोजिशन यही कहती थी कि उन्होंने मुल्क को बेच दिया अमेरिका को, और हम आएंगे तो हम कुछ दिनों में ही सब सूरत हाल जो है वो उलट कर देंगे। अब वो भी देख रहे हैं कि उन्होंने जो रेट्रिक इस्तेमाल किया इकोनॉमी पे, वो उन पे अब फिर इमरान खान साहब और उनकी पार्टी उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। तो इकोनॉमी एक ऐसी चीज है जिसमें इस तरह का रेट्रिक जो है वो बहुत डेंजरस है, नहीं करना चाहिए। एक्सपोज सभी हो जाते हैं जब एक्चुअली पावर में आते हैं। दूसरी बात ये लीना, मुश्किल फैसले जो हैं वो करने जरूरी हैं, उसका एक सियासी कॉस्ट होती है, लेकिन वो सियासी कॉस्ट ऑफसेट हो सकती है। अब नून लीग के पास ये डिफीटिस्ट एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि हम तो हार जाएंगे और हमने मुश्किल फैसले किए उन पे ब्लेम करें। वो किस तरह उनको ऑफसेट कर सकते हैं, क्या वो किस तरह अपने वोटर्स तक मैसेज बेहतर पहुंचा सकते हैं, वो किस तरह मजीद अपनी उनकी जो पॉलिटिक्स, जो बहुत से लोग तनकीद करते हैं कि वो बहुत पुराने जमाने की अब पॉलिटिक्स हो गई है। हमारे मुल्क में यंग वोटर्स हैं, उनकी एस्पिरेशंस, उनकी ख्वाहिशात, उनको जो चीज पसंद है नहीं पसंद, वो मुश्किल है। नून लीग और दीगर हमारी जो पुरानी सियासी जमातें हैं वो उसको समझ नहीं पा रहे। तो आपने एक मॉडर्न एरा में जब आपकी यंग पॉपुलेशन है, यंग वोटर्स है, शायद अगर आप अपनी मैसेजिंग बेहतर करें, अपना नैरेटिव बेहतर करें, अपनी पॉलिटिक्स बेहतर करें, तो आप ये जो सियासी कॉस्ट है इसको ऑफसेट कर सकते हैं और ये वोट्स आपके अगेंस्ट उसमें तब्दील नहीं होगी। आखिरी बात, आगे बड़ी दिलचस्प तजवीज़ है रीमा की, ये किस तरह से मुमकिन है सर? इट्स टू इजी टू से। ठीक है मैडम शेख, एक जुमला मैडम शेख सोहेल साहब के बाद। सर सोहेल वड़ायत साहब को मौका दीजिएगा। जी, ये देखें, रीमा की बात बिल्कुल दुरुस्त है, रीमा साहबा की, कि पॉलिटिकली ये कन्वे ही नहीं कर सके अपने रीडर तक, अपने वोटर तक ये पहुंच ही नहीं सके कि उन्होंने ये क्यों किया, क्या मुश्किलात थी, आम लोगों तक नहीं पहुंचा सके। वोटर तक तो खैर क्या बात पहुंचानी है, अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर सके, बयानियां नहीं बना सके, वो अपनी बात नहीं कर सके। हुकूमत को क्यों हटाया, हुकूमत क्यों आई, क्या वजह थी, मुआशी मुश्किलात क्या है, इसकी वजूहात क्या है, इसका हल क्या है, ये सारी चीजें किसी ने कन्वे ही नहीं की। और इसी वजह से जब महंगाई है वो अनएक्सप्लेनेबल थी, और जब अनएक्सप्लेनेबल चीजें हों तो लोग उसका बदला हुकूमत से लेते हैं। तो यही बात हुई है कि चूंकि ये अनएक्सप्लेनेबल थी, जो महंगाई बार बार बढ़ती रही, चुप करके खामोशी से पेट्रोल बढ़ता रहा, बिजली की कीमतें बढ़ती रही, घी की कीमतें बढ़ती रही, तो इसका मेरा ख्याल है पॉलिटिकल कास्ट करनी पड़ी है। लेकिन ये बात मैं एग्री करता हूँ रीमा साहबा से, अगर इफेक्टिवली कम्युनिकेट किया जाता, अगर अपनी बात पॉलिटिकल बयानिए के साथ जोड़ी जाती और इन कीमतों की वजह बयान की जाती कि क्यों ये हो रहा है और इसके पीछे क्या रीजन है और इसका मुस्तकबिल क्या होगा, तो शायद इससे जो सियासी नुकसान हुआ है वो ना होता। मैडम शेख, एक जुमला सिर्फ। मैडम शेख, ये पीडीएम या मुस्लिम लीग नून उसके बारे में कह रहे हैं कि जो बयानियां नहीं दे सके, जो बयानियों के माहिर थे। कल तक इन्हीं स्क्रीनों पर बात हो रही थी, वाह साडे शेर ने बयानियां दे दिता। वजह क्या है? वजह यह कि उनसे बदतर कारकर्दगी है। क्या बयानियां देंगे? डॉलर पे बयानियां दे सकते हैं, महंगाई पे बयानियां दे सकते हैं, किस चीज पे ये बयानियां करेंगे? बयानियां इस वजह से नहीं है क्योंकि सब्सिडी नहीं है। रीमा या साफी साहब कोई भी जवाब दे, लेकिन अलीना देखें, सोहेल वड़ाई साहब ने जो बात की ना वो बहुत बड़ी बुनियादी बात है। इसमें हर चीज़ का जवाबी बयानियाँ हो सकता था और कौम के सामने एक्सप्लेन किया जा सकता था, लेकिन एक हकीकत हमें माननी पड़ेगी कि पीटीआई में इमरान खान से लेके बुशरा बीबी तक और शाहबाज गिल से लेके फयाज चौहान तक हर बंदा मीडिया मैनेजर है और मीडिया को इस्तेमाल करने का माहिर है। इनके यहाँ एक तो ये है कि कोई मीडिया मैनेजमेंट नहीं है। नंबर 2, ये मुख्तलिफ जमातें मसलन मौलाना अपनी अपनी वजारतों में लग गए, वो पीपल्स पार्टी अपनी वजारतों में लग गई, वो तीसरे अपने वजारतों में लग गई। ये लोग कौम के सामने अगर पहले दिन से एक एक वजारत की परफॉर्मेंस सामने रखते कि इमरान खान साहब ने इस चीज़ को यहाँ पे छोड़ दिया है और फिर प्रॉपर मीडिया मैनेजमेंट के ज़रिए वो कौम तक कम्युनिकेट करती, तो मेरे ख्याल में वो ये सूरत हाल इनको सामना, और अभी भी पता नहीं ये क्यों घबराते हैं, इनके पास अब भी टाइम है। आज भी अगर पीडीएम के ये जो लोग सुधर जाए और अपना वो बना ले
जो मंजन है पीटीआई का वो उनको बेचने आता है, उसको मार्केट करना आता है सादा अल्फाज में। एक छोटी सी बेचे क्या इसके ऊपर जरा बात करते हैं सर, और बेच किस तरह से रहे हैं इसके ऊपर जरा बात करते हैं, क्योंकि जो बेचने के तरीके हैं ना इनमें भी बड़ा अब तजाद आ रहा है और मुख्तलिफ एक बयानिया दिया जा रहा है इसके ऊपर। सेल्स पिच जो है उसमें कुछ बदलाव आ रहा है। बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं सियासी बयानियों के ऊपर और शेख रशीद साहब ने गुज़श्ता रात वसीम बादामी साहब को इंटरव्यू में ये कहा कि इमरान खान साहब ने हिदायत की है कि अब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बात नहीं होगी, इससे मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि जी अब इलेक्शंस की तैयारी करें और उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। हालांकि ये बड़ा बदलाव हमें दिखाई दे रहा है। इससे पहले हम देख चुके हैं, हाल ही में जलसों के अंदर XYZ की बात होती रही। आज ही देख लीजिए फवाद चौधरी साहब ने भी कुछ इन बिटवीन द लाइंस बात की और इमरान खान साहब तो खुलकर बात करते रहे और तनकीद का निशाना भी बनाते रहे। तो ये जो बदलाव हुआ है एकदम से, इसकी वजह क्या समझते हैं हमारे तज्जियाकार? रीमा उमर साहिबा। बात तो ये लीना, मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की तब्दीली आई है उनके नैरेटिव में। मेरी नजर में तो कभी भी पीटीआई का जो नारा था या नैरेटिव था वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं था। एंटी एस्टैब्लिशमेंट मैं किस तरह डिफाइन करती हूँ कि आप एस्टैब्लिशमेंट की जो सियासत में उनकी इंटरफेरेंस है, उनका जो गैर आईनी रोल है, उसको खत्म करने की बात करें। ये होता है एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव। उनका नैरेटिव हमेशा ये था कि एस्टैब्लिशमेंट जो हमारे साथ थी, सेम पेज पे थी, वो हमसे खफा क्यों हो गई, वो अब हमारी उस तरह से मदद क्यों नहीं कर रही। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, उनके अपने चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट जो पंजाब के हैं परवेज इलाही साहब, वो कह चुके हैं रिकॉर्ड पे बात। तो ये मेरी नजर में एंटी एस्टैब्लिशमेंट नारा नहीं है, ये अपने मफादात के लिए एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में, बल्कि इन्विटेशन है कि आप वापस सियासत में आए। ये बहुत अफसोस की एक बात है, क्योंकि मेरा ख्याल है सोहेल वड़ाइच साहब एक ये स्पेस आपकी क्या राय है? एंटी क्या खान साहब का बयान एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं था? ठीक है जी, मेरा ख्याल है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से छेड़छाड़ कर रहे थे और उसको ये मैं रीमा साहबा से इत्तेफाक करता हूँ कि वो प्योरली एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं थे। वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट को अपनी तरफ मुतवज्जो करना चाहते थे, उनको अपने साथ मिलाना चाहते थे, उनसे शिकवे शिकायत करते थे, उनसे गिले करते थे जैसे कि दोस्त से किया जाता है। और वो ये चाहते थे कि वो गिले शिकवे छोड़ के दोबारा हमारी हमायत करें। बेहतर है कि अगर तो सर अब आपको क्यों लगता है अब जो ये शेख रशीद साहब इंकशाफ कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि अच्छी बात है अगर वो वाकई रुक जाए। मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी उन्हें रोक देना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी उन्हें रोक देना चाहिए। मैं रिफ्रेज कर देती हूँ। चले सर, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ हो गया, लेकिन ये समझ नहीं आता कि इतने उस पे पिच पे जाके तो एकदम से मना कर देना कि आपने कुछ नहीं बोलना। सर इसकी वजह क्या है, क्यों एकदम से ऐसा क्या हो गया? मेरा ख्याल है कि इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं उसने उन्हें बताया कि जो मेरा ये कहना था कि XYZ जो है कोई मुदाखलत कर रहे हैं, वो तो मुदाखलत नहीं हुई। और दूसरा वो चाहते हैं कि अभी इक़्तिदार की जो आगे मंजिलें हैं, इलेक्शन की तरफ जाना है, उसके लिए भी उन्हें एस्टेब्लिशमेंट की मदद की जरूरत है। तो जाहिर है वो चाहते हैं सुलह का हाथ बढ़ाया जाए। पहले भी ये कहा जा रहा था कि अंदरूने खाना वो सुलह का हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका हाथ पकड़ कोई नहीं रहा। तो मेरा ख्याल है कि अब ये उसकी तरफ वाज़ेह कोशिश है शेख रशीद साहब से, उन्होंने कहलवाया है कि हमने सीज फायर कर दिया। कोई हाथ बढ़ा है, कोई हाथ को तसल्ली मिली है, कोई थपकी मिली है, कोई हाथ पकड़ा है, क्या हुआ है सर? खबरें होती हैं आपके पास बड़ी। देखिए ये रीमा और सोहेल साहब ने जो बात की है, मैं उससे 100% इत्तेफाक करता हूँ कि एक तो ये होता है कि आपकी एक कमिटमेंट होती है, नज़रिया होता है, उसके तहत आप एक मौक़िफ़ अपनाते हैं। ये मैंने अफ़गानिस्तान में पिछले 20 सालों में बड़ा ऑब्ज़र्व किया है कि जब कोई पाकिस्तान की तवज्जो चाहता था कि मेरे हाथ पे दस्ते शफ़क़त रखो, तो वो उनको मुतवज्जे करने के लिए इंडिया का एक दौरा कर लेता था। तो इमरान खान साहब का मुतालबा असल में ये है, वो जो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, वो जो कभी चीफ पे तनकीद करते हैं, कभी उस पर, तो उनका ये है कि जिस तरह पिछले 5-10 सालों में आप लोगों ने मेरे लिए गैर आईनी, गैर कानूनी काम किए हैं, RTS फेल करवाए हैं मेरे लिए। ये मसलन अभी जो एतमाद का वोट ले रहे थे, इनके लिए मेंबरान असम्बली को
यहाँ पे लाके कमरों में बंद कर दिया गया था। तो वो चाहते हैं कि मेरे हाथ पे सर पे दोबारा दस्ते शफकत रख ले। और दूसरा उनका तरीका ये है, वो वक्फे से मसलन आजकल वो इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, जिसके साथ उनका मामला फंसा हो, कभी वो जुडिशरी को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो तरीका है, ये सिलसिला अगर चल पड़ा और उसकी ब्लैकमेलिंग में कोई आ गया तो फिर तमाम सियासी जमातों में इदारों को ब्लैकमेल करने का तरीका, वो रिवाज शुरू हो जाएगा और उसका नतीजा इस मुल्क में अनारकी और इंतशार और अल्टीमेटली खुदा न खास्ता मार्शल की सूरत में होगा। इसलिए ये शेख रशीद वगैरह भी ये। अच्छा, एक और बात तो रीमा की तायीद में कि मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे आपको कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब दिन को तकरीर कर लेते हैं, शाम को किसी वजीर को मिन्नत तरले के लिए भेज देते हैं। ये वो ज़रा भी इंडिविजुअली यही काम करते हैं कि दिन को तकरीर कर लेते हैं और शाम को भेज लेते हैं। और ये जो कहते हैं ना कि अपोजिशन का, हुकूमत का बयानिया, भाई सिंपल बयानिया, आप पूछे शहजादा अकबर कहाँ है, खिसरो बख्तियार कहाँ है, वो बाकी क्यों भागे हुए, फराह खान क्यों भागे हुए, अगर इतना उनका दामन साफ है तो बयानिया बनाने के लिए तो बहुत अच्छा मौका है उनके पास। पहली बात तो ये मैडम शेख कि ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि अगर इदारे हमारे फ़ौज पे, अदलिया पे, इलेक्शन कमीशन क्रॉस फायरिंग में ना आए, और ये अल्लाह करे कि ये इस पर सारे कारबंद रहें। दूसरा बड़ा दिलचस्प हकीकत है कि इमरान खान छेड़छाड़ करते थे और वो कुछ अपने सर पे दस्ते शफकत रखवाना चाहते थे। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, एंटी इस्टेब्लिशमेंट चीफ गवेरे, और वो अब जो तर्जमानियां कर रहे हैं वो भी मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए, और जो कल कर रहे थे गुजरांवाला जलसा वो भी मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए। और ये भी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर साफी साहब ने बताया कि ये रात को वजीर भिजवा देते हैं और दिन को ये करते हैं। शहबाज शरीफ तो खुद में इलेक्शन से 1 महीना पहले वजीर आजम बन चुका था, काबीना के नाम फाइनल हो चुके थे, अल्हम्दुलिल्लाह उधर से कुछ भी नहीं था। वो सारे चीफ गवीरे थे, मौलाना साहब की चीफ गवीरा पन चला गया, बाकी सारा चला गया। अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के फजलो, आप बात करें, अल्लाह के फजलो करम से इमरान खान में सारी खराबियां हैं। और यानी उधर से फराह खान भागी हुई है, इसाक डार लाहौर में बैठा हुआ है, नवाज शरीफ साहब ने आज मजंग का दौरा किया। अगर उनके दोनों पिक्चर पूरी पेश करें, दोनों रुख पेश किया करें, एक रुख ना दिया करें। सारे मफादात के लिए इदारों को दबाते हैं, सारे मफादात के लिए इदारों पर दबाव डालते हैं। अलीना, अगर उनके दिलों में जजमेंट का फैसला किसके खिलाफ आया, जो कोई भी ओन करने के लिए तैयार नहीं है, कोई ऐसा वकील नहीं है जो आज कहे कि उसकी रीजनिंग जो थी हमारे आइन के मुताबिक थी। कौन है जिसको सजा हुई, वो कौन सी पार्टी है जिसके कई जो लीडर्स हैं उन्होंने कई महीने कई साल जो है वो जेल काटी। आप जरा कंपेयर करें, इनको कहें मुझे बात अपनी कंप्लीट करने दें, आप कंपेयर करें नवाज शरीफ के जो जलसे थे शुरू के, जिसमें उन्होंने क्या मैडम शेख से बात कर रहा हूँ, इनको कहें मैं मैडम शेख से बात कर, यार मैडम शेख से बात ना करें, शहबाज गिल ना बने ना, मनी ट्रेल देनी थी, कहाँ पैनामा आ गया दरमियान में, मनी ट्रेल मांगी थी, केवरफील्ड खरीदे, पैसा आया कहाँ से, पैसा गया कहाँ से, पैसा पहुंचा, खुद जब बात कर रहे थे मुझे मना किया कि मैं बात कर रहा हूँ, उनकी बात बोल रहे हैं। यानी बड़े वकील हैं भाई, रीमा साहबा के इस महफिल में। रीमा, छोटा पॉइंट एस्टैब्लिश कीजिएगा प्लीज। मैं ये कह रही थी, कौन सी पार्टी है जिसने कॉस्ट एक्चुअली बेयर की है अपने एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव के लिए? किस पार्टी के, किन पार्टीज के लीडर्स हैं जिनकी अक्सरियत जो है वो नैब के केसेस भुगती, कई महीने कई साल, प्रूफ कुछ नहीं हुआ, जेलों में उन्होंने गुजारे? किसके खिलाफ पैनामा का फैसला आया और उसकी क्या वजूहात थी, तसलसल से वो सुप्रीम कोर्ट के क्या फैसले थे जिसकी कुछ समझ नहीं है कि उनकी रीजनिंग क्या है? आप जलसों में भी जो नैरेटिव है वो कंपेयर करें, नाम लेके बात की गई कि हम वोट को इज्जत दो और वोट को इज्जत क्यों नहीं मिली, तफसील से बताया गया, और उसको कंपेयर करें अमरीकी साजिश, मिस्टर वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत छीना ग्रुप ने दी, अलीम ग्रुप ने दी, तरीन ग्रुप ने दी, वोट को इज्जत मिल गई। आपको है कि कोई इम्यूनिटी है,
सो इसको कंपेयर शीला ग्रुप ने, अलीम ग्रुप ने, तरीन ग्रुप ने दे दी खैर से, और लेकिन जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट, ये करप्शन का कोई केस नहीं था, टीटी का कोई केस नहीं था, 35 वालियम नहीं थे, 10 वालियम नहीं थे, ये लूट मार नहीं थी, एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने की वजह से ये सारा हो गया। ये मजाक ना करे कौम के साथ, ये मजाक ना करे कौम के साथ। किसने बियर वो हिंद सिंध में जदादे एस्टेब्लिशमेंट की मदद से बनाई। लेकिन बिल्कुल सही निशानदेही कर रही हैं, कहती हैं कि हमने देखा, जो हमने देखा, जिसके हम शायद हैं वो तो हम बोल सकते हैं ना। रीमा एक बिल्कुल सही पॉइंट उठाती हैं, वो कहती हैं कि जब जलसों में खुलकर नून लीग की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद की जा रही थी, बात हो रही थी, तो उसका खमियाजा भुगता। फिर उससे पहले भी हमने देखा कि क्या हुआ, सारा का सारा केसेस बनाए गए, नैब ये वो, अब उसमें आप हुकूमत कहें किसी और को दे, लेकिन इमरान खान साहब के ऊपर वो रेप्रिकॉशंस हमने नहीं देखे। हमारा पैनल इसके ऊपर डिवाइडेड है, 3 लोग एक तरफ, भट्टी साहब उनसे अग्री नहीं करते। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।